बाजार के लिए बेहद अहमियत वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज रात अमेरिका में आएगा ब्याज दरों पर अमेरिकी फेड का फैसला और उस फैसले के पहले बाजारों की होगी जबरदस्त पोजीशनिंग। तो आज सुस्त शुरुआत के हैं आसार एसजीएक्स निफ्टी से, उसके बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन पर है हमारी नज़र, बाजार के एक्शन पर भी हमारी नज़र है, क्योंकि मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है और इतना करेक्ट होने के बाद क्या एक बाउंस बैक आ सकता है, ये है अनिल जी के लिए सवाल। हर बुधवार को आप कैसे याद रख लेते हैं कि आज मिड वीक है? एक रिलीफ आ जाता है ना, चलो पहले 2 दिन हो गए, अब आप मिड पॉइंट पहुंच गए, अब वीकेंड ज़्यादा क्लोज है वीक स्टार्ट ज़्यादा दूर है, उस हिसाब से मुझे भी अच्छी आदत डालनी शुरू करनी चाहिए। मुझे याद ही नहीं आता, जब आप कहते हैं तो मुझे पता चलता है कि आज बुधवार है। आज बुधवार है। चलिए आइए, बुधवार के दिन के सुबह सुबह के बढ़िया ट्रिगर्स आपके सामने रख दी जाए। बढ़िया है घटिया, ये मुझे नहीं पता, ट्रिगर है वो मैं रख रहा हूँ, और वो है अमेरिका में आज रात आने वाला है ब्याज दरों पर फैसला। और मेरे ख्याल से हाल ही की सबसे बहुचर्चित बैठक है, जहाँ पर अमेरिकी फेड क्या करेगा, ये पल पल में लोगों का मूड, माहौल और अंदाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो आज जेरमी पावेल साहब वो हैं पूरे दुनिया भर में, आज सबकी नज़र अमेरिकी बाजारों में उतार चढ़ाव रहा अच्छा खासा। हालांकि 150 अंक नीचे लुढ़क डाउ बंद हुआ, हम बंद हुए तब हम तो उम्मीद कर रहे थे कि हरे निशान में दिखेगा, नैस्डैक जरूर मुश्किल से हरे निशान में दिख पाया। कच्चा तेल $125 पहुंचने के बाद वापस से नीचे आया $121 के। तो कल से अभी तक देखेंगे तो आपको उतना बुरा नहीं दिखेगा, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा फिसला जरूर है। लेकिन उसके विपरीत डॉलर इंडेक्स अब 20 साल की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, लगभग 105-45 तक पहुंचा है। और ये एक झटके वाली बात है डॉलर इंडेक्स की तरफ से। न सिर्फ डॉलर इंडेक्स बल्कि बॉन्ड यील्ड्स भी अमेरिका की वो है अब लगभग आपके 3.5% के आसपास पहुंच चुकी। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर आज के ट्रेडिंग सेशन की करनी है हमें शुरुआत। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, और आज सारे के सारे ट्रिगर्स ग्लोबल बाजार से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बड़ा ग्लोबल इवेंट पे आपने भी कहा है पिछले कुछ दिनों से हम तो दिमाग लगा ही नहीं रहे, हम दिमाग लगा ही नहीं रहे, जो हो रहा है उसी पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक बार रिएक्शन भी बता दें और एक्शन क्या हो सकता है वो भी जरा प्रेडिक्ट करें। सर, ब्याज दरें तो बढ़ने वाली, ये माना है, अब काफी तेजी से बढ़ सकती हैं और काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं, ऐसा डर नया फैल रहा है बाजार में। 1% इस बार बढ़ेगी, ये तो लगभग सभी मान कर चल रहे हैं। एक दो ने खाली इसलिए नहीं माना है कि हम भी तो हमारी राय रखते हैं, नहीं तो 97-98%, 99% लोग मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका में इस बार 75 बेसिस पॉइंट यानी 1%, और ये 1% ब्याज दरें कितने 18 साल बाद बढ़ रही है? 28 साल बाद बढ़ रही है। 28 साल के बाद पहली बार 1%। इसका मतलब ये नहीं कि बीच में ब्याज दरें बढ़ी नहीं, एक ही बार में 1% जो बढ़ी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पैनिक सिचुएशन में अमेरिका का फेड है। 28 साल बाद उन्हें लग रहा है कि महंगाई इतना बड़ा भूत है जिसे तुरंत उतारना जरूरी है। अब मजे की बात ये, अगली पॉलिसी अगस्त में और उसके बाद सितंबर में, राइट? जुलाई में और सितंबर में, जुलाई और सितंबर में 2 पॉलिसीज हैं। और अब लोग ये अंदाजा लगाने लगे कि न सिर्फ इसमें बल्कि आगे वाली पॉलिसी में भी तेजी से ब्याज दरें बढ़ेगी, और अगर 75 बेसिस पॉइंट आगे भी बढ़ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ये थोड़ा शॉकिंग है। पिछले हफ्ते कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। पिछले हफ्ते ये 0.5% और बाद में देखेंगे 0.5%, मतलब अब हर एक में 0.1%। इसका मतलब क्लियर कर दी, सबसे बड़ी चीज क्या है, 2 चीजें साफ दिख रही है। पहला तो ये कि अब तक जो कुछ किया उससे कुछ फर्क पड़ा नहीं है, उससे इन्फ्लेशन, महंगाई काबू में तो आ नहीं रही। तो जब तक नहीं आएगी तब तक फेड चेन से सो नहीं सकता और चेन से बैठ नहीं सकता, तो वो एक्शन लेगा ही लेगा। अब दूसरी दिक्कत क्या है कि अगर आप इस तरह से एग्रेसिवली ब्याज देते हो, हर मतलब दवाई का डोज भी आप देते हैं, धीमे धीमे बढ़ाएं, धीमे धीमे घटाएं, तब तो ठीक है। एकदम से आप हाई डोज देंगे या एकदम से बंद कर देंगे तो फिर सिचुएशन जो होती है वो आपको दिख रही है। अब इधर यहाँ पे क्या, ये एकदम से बड़ा डोज देने के चक्कर में, कौन सा, ब्याज दरों बढ़ाकर, और एकदम से एक है ना डोज बंद करने के चक्कर में, वो है लिक्विडिटी का। तो आप मतलब अगर आपका शरीर इतना ही मजबूत होता कि मतलब एक बीमारी की दवा आप बहुत तेजी से बढ़ा दो और एक बीमारी आपको लगता है ठीक हो रही है तो उसको बिल्कुल ही खत्म कर दो। अगर इतना सब होता तो आज ये सब इतने हाहाकार की जरूरत ही नहीं होती। तो आपको लिक्विडिटी भी पूरी जल्दी से खत्म करनी है, करेक्ट। आपको ब्याज दरें भी बड़ी तेजी से बढ़ानी है। यार देख तो लोग ये झेल भी सकते नहीं झेल सकते। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि फेड है ना बहुत बार बाजार देख देख के डिसाइड करता है, और मार्केट डिसाइड करता है कि फेड को क्या करना है, फेड डिसाइड नहीं करता कि मार्केट को क्या करना है। ये दूसरी उनकी समस्या है लाइफ की। अब मार्केट डिसाइड कर रहा है, जिस तरह से तेजी से इक्विटी मार्केट गिरे, बॉन्ड मार्केट उनके पीछे पीछे, या बॉन्ड मार्केट गिरे, इक्विटी मार्केट उनके पीछे पीछे, तो अब फेड उनको देख के डिसाइड कर रहा है कि हमें आधा नहीं पौन काटना है। करेक्ट।
आगे भी काटना है। सो आई थिंक बहुत सारी चीजें ऐसी है जो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, ये साफ दिख रहा है। क्यों? लिक्विडिटी निकले और ब्याज दरें तेजी से बढ़े, जिसके झटके झेलना अमेरिकी इकोनॉमी के लिए आसान काम नहीं। तो ऐसे में मंदी में जाने के जो खतरे हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और जाए ना जाए लोगों के दिमाग में तो मंदी आई जाएगी, बिल्कुल। बाजार की भी मंदी और इकोनॉमी की भी मंदी, दोनों मंदी का अलग रहेगा। बाजार की मंदी पहले आती है, इकोनॉमी की बाद में आती है, फर्क इतना है। सो मेरे ख्याल से बाजारों का डर उस चीज़ को लेकर के जो बड़े फैसले फेड लेने जा रहा है उससे अमेरिकी इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी, पहली चीज़। अब रहा सवाल, आज रात अमेरिकी फेड क्या कर सकता है। सबको पता है 0.5% बढ़ाएगा, बोलते क्या है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कि बोलने में अगर अब भी उनकी हालत वही कि ये तो बढ़ा दिया, अब भी हम 0.5% आगे और बढ़ाने से हिचकेंगे नहीं। जब तक इन्फ्लेशन हमारा काबू में नहीं आएगा 5% 4% की रेंज में, तब तक हम बैठेंगे नहीं। हो सकता है जो बॉन्ड सेलिंग उनकी चल रही है वो बढ़ाने की बात कर दे, हो सकता है ना, कि हमको लिक्विडिटी और सिस्टम से निकालनी है। बिल्कुल। तो क्या कह सकते हैं वो पता नहीं। अच्छा तो क्या कहेंगे, उनके पास है क्या अच्छा कहने का? तो बचा ही नहीं है, बचा ही क्या है, मतलब अब तो बोलते रहे कि खुल ही चुका है पूरा ही। सो वैसा हाल है। सो मतलब अमेरिकी फेड के पास अच्छा बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। एक ही अच्छी चीज है दीप, और वो ये है कि बाजार सारी नेगेटिव चीजों को काफी हद तक बचा चुके हैं। इस पॉलिसी में जाने के पहले बाजार काफी कमजोर भी हैं, काफी हल्के भी हैं। तो हो सकता है पॉलिसी के बाद, पॉलिसी के आसपास एक बाउंस बैक आ जाए। एक संभावना तो ये बनती है कि अमेरिकी बाजार कूद जाए ऊपर की तरफ, ओवरसोल्ड है, गिरे अच्छे खासे गिरे पड़े हैं, एक रिकवरी बनती है। वो रिकवरी टिकाऊ होगी? उसका जवाब है ना, नहीं होगी। उस रिकवरी में आपको ऊपर में बेचना है, ये अमेरिका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 1% बढ़ाने के बाद और गंदा बोले, फिर तो ये तो गए कंप्लीट, फिर नई मंदी के लिए और तैयार हो जाए। फिर बोले कि नहीं ये तो फेड की मीटिंग से अगली 2 मीटिंग भी गई आपकी, खत्म है, बहुत ही खराब बोलने वाले हैं। तो आज का ट्रेडिंग सेशन अमेरिका का मेक और ब्रेक का सेशन है। अगर अमेरिकी बाजार को और बड़ी मंदी के लिए तैयार होना है तो उससे बढ़िया आज से बढ़िया दिन उनके लिए कोई होगा नहीं, जहां आपको बड़ी मंदी की तरफ जाना है। और अगर अमेरिकी बाजार को ओवरसोल्ड होकर एक बार यहाँ रुकना है तो फेड की कमेंट्री के बाद आप एक बार बेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं, एक बार रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा वोलेटाइल होकर ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्या होगा एग्जैक्टली कहना मुश्किल है। हम क्या कर सकते हैं, शांति से बैठ सकते हैं। बड़ी इवेंट है, जब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा तो क्यों दिमाग लगाना है, क्यों कोशिश करनी है। एक चीज़ बताना चाहता हूँ दीप, 30,500 के नीचे कल डाउ बंद हुआ है। घूमने के लिए जगह बिल्कुल यही है, इसी के आसपास से घूमना चाहिए। 30,500 से थोड़ा सा नीचे, नहीं तो फिर मेरे ख्याल से पहले 29,700 800 और उसके बाद हो सकता है 28,500 तक भी पहुंचे। अगर खराब होना है तो 29,700 800 नेक्स्ट अच्छा सपोर्ट बन सकता है, और बाद में 28,500 के आसपास का। तो डाउ अब तक बेयर मार्केट में नहीं आया, डाउ नहीं आया 17%, 17-18 कल का लेगा 18 हो जाएगा मेरे ख्याल से, लगभग 28,500 29,700 की रेंज में आकर वहाँ कहीं कहीं वो 20% के आसपास पहुंचेगा और वहाँ रुक जाना चाहिए। ठीक जैसा हमारा 14,900 15,200 निफ्टी का निकल कर आता है, बेयर मार्केट वहाँ से शुरू होता है। 18,600 के हाई से आप गिनेंगे तो 14,900 निकल कर आता है। और बाकी ऊपर का तो आपने 33,500 के आसपास का वो टेस्ट कर ही लिया, वहाँ से 3,000 पॉइंट आप नॉन स्टॉप निकल गए। सो मेरा ये समझना है कि आज और कल बहुत ज़्यादा अमेरिकी बाजारों को पढ़ने और समझने की कोशिश ना करें। अल्टीमेटली जो करना है फेड को करना है। वो ये कैसा मामला है कि आप जंगल में जा रहे हैं और सामने शेर आ गया जी, तो जो कुछ करना है शेर को ही करना है। आपके पास तो ऑप्शन आप करेंगे भी क्या? करेक्ट। हाँ, ज्यादा से ज्यादा भाग लें, थोड़ा जो भाग सके। और शेर का मूड हुआ भाग के आपको पकड़ के मारेगा तो मारेगा, नहीं मूड हुआ तो भले ही सामने खड़े रहो तब भी नहीं मारेगा। तो जो करना है, जो डिसाइड करना है शेर को करना है। ये वैसे ही हाल है, अपने क्या करना है, खड़े रहो, सामने शेर है उसके सामने मत आओ। जितना छुप के रहो उतना बढ़िया, तो जितनी पोजीशन हल्की रहे बड़ी इवेंट के पहले उतना बढ़िया, सिंपल। पर आप एक बार के लिए आप कह रहे हैं कि इवेंट के लिए बाजार एडजस्ट हो चुके हैं काफी हद तक? हाँ, काफी हद तक। हाँ, देखो अच्छा सवाल ही है। ब्याज दरों के लिए एडजस्ट हो गए, फेड चेयरमैन के भाषण के लिए एडजस्ट नहीं हुए। राइट। भाषण अच्छा बोलेंगे तो हम एडजस्ट नहीं हुए, बढ़ेंगे। भाषण खराब बोला तो हम एडजस्ट नहीं हुए, गिरेंगे। तो अब उस पर ज्यादा डिपेंड। हाँ, भाषण में भी खराब वाले भाषण के लिए थोड़ा एडजस्ट है ना, थोड़ा एडजस्ट है खराब वाले भाषण के। लेकिन अगर यही बोल दे कि 0.5% 2 बार और बढ़ाऊंगा तो हम एडजस्ट नहीं है, तो वहां से फिर हम लोग गिरना पक्का है। और ये बोले कि इस बार बढ़ा दिया 0.5%, हम इसका रिजल्ट देखेंगे और हमें लगता है ठीक होना चाहिए, हो जाए हो सकता है। ठीक है,
चलिए ये आपके लिए बड़े इवेंट। इस बीच एक चीज और रहेगी हमारी ग्लोबल मार्केट्स की, डॉलर इंडेक्स 105.45 ये नया हाई बनाया है, रुपया रिकॉर्ड लो पर। तो डॉलर जिस तरह से सारे दुनिया भर में दूसरी करेंसीज के सामने मजबूत हो रहा है, और डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना इक्विटी मार्केट्स के लिए खराब है, कमोडिटी मार्केट के लिए खराब है। एक तरह से आप कह सकते हैं कमोडिटीज के दाम कम होंगे तो इन्फ्लेशन कम होगा, अच्छा ही है, बात ठीक है दीप, लेकिन कौन सी कमोडिटी के दाम आपको कम चाहिए? ग्लोबली इस वक्त सबसे बड़ी समस्या, जो सबसे बड़ी महंगी कमोडिटी है वो है एनर्जी, पावर, क्रूड, है ना। जिस हिसाब आप एनर्जी जनरेट करते हैं, करेक्ट, गैसेस, वो सबसे ज्यादा महंगे। जब तक उनके दाम कम ना है, ठीक है मेटल के कम आ जाए कर जाए, वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। मेटल में तो अब आप मुझे बताओ, जब आपको सामने रिसेशन का खतरा दिख रहा है तो कौन एक्सपेंशन प्लान लेके आएगा? जब आपको सामने दिख रहा है कि कंजम्पशन धीमा करने की पूरी तैयारी अमेरिका की चल रही है, तो मैं कह सकता हूँ बड़े से बड़े कॉर्पोरेट्स अगर उन्होंने अपने एक्सपेंशन प्लान बनाए भी हैं, होल्ड पे डाल देंगे, भाई देखो एक बार इकोनॉमी को सेटल होने दो। सो जब तक आपके लिए वो कमोडिटीज ना गिरे जिनकी वजह से महंगाई है, तब तक डॉलर इंडेक्स मजबूत भी हो जाए, सामने दूसरी कमोडिटीज कम भी हो जाए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। महंगाई तब निकलेगी जब कच्चा तेल, गैसेस, ये सब एनर्जी से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनके दाम कम हो, तब जाके फायदा होगा। $125 जाके आया कल रात को, तो आप कच्चा तेल देखते तो नींद नहीं आती। ऐसा मैं तो यही सोचा था, अगर 125 सुबह सुबह देखने को मिला तो ऐसे ही खुल जाएंगे हम नीचे। करेक्ट। तो ये तो धन्य हो कि 121, 121.50 आ गया, थोड़ा नीचे आया, नहीं तो कल तो 125 में तो फिर हालत खराब है आपकी। ये तो ओवरऑल संकेत तो मतलब मामला ढीला रहा है। सो अल्टीमेटली देखते हैं आज फेड चेयरमैन क्या कहते हैं। डॉलर इंडेक्स की मजबूती भी अच्छा संकेत दिया, और बॉन्ड यील्ड 3.5% आ गए, 3.5%। साल की शुरुआत में 1.5% थी। अमेरिका की रेट 1% पर, बॉन्ड यील्ड 3.5% पर। इमेजिन क्या किस हिसाब, और सारे नोबेल प्राइजेस इनके वो सारे इकोनॉमिस्ट को ही मिलते हैं। हाँ, किस बात के लिए पता नहीं, पोस्टमार्टम के लिए। कुछ बाद में तो ये सब हो जाने के बाद में कुछ न कुछ एक अच्छी सी किताब लिखते हैं, अच्छी सी थ्योरी लिखते हैं, ऐसा क्यों हुआ, और उसके लिए नोबेल प्राइज ले जाते हैं। गजब है। हाँ, आज तक किसी को मतलब डायग्नोसिस करने के लिए नहीं मिला, पोस्टमार्टम करने के लिए बहुत सारे प्राइज मिल जाते हैं। बढ़िया, धन्यवाद अमेरिका। पर इनकी तो पोस्टमार्टम है सर। आपने एक प्रेडिक्शन करी है, 2 दिन से काफ़ी वायरल हो रहा है आपका एक वीडियो बाजार में, और काफ़ी लोगों को पसंद भी आया, जो आपने प्रेडिक्शन की है कि आने वाले 2 दशक इंडिया के होने वाले, 10-15 साल 20 साल भारत के नाम होने वाले हैं। और आप देखने वाले हैं हमारे इन्वेस्टर्स ग्रो करेंगे, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेंगे, और जो ट्विन सिलेंडर्स की आपने बात करी, काफ़ी बाजार को पसंद भी आ रहा है, लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। इंटरनेशनल सपोर्ट भी आपको इस पर मिल गया है। आज सुबह की आपकी ट्वीट भी देखी, वहाँ पर भी काफ़ी रिएक्शन आ रहा है। एक बार इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, पर देख लेते हैं एग्जैक्टली किस बात पर आपने ये ट्वीट करी और क्या एग्जैक्टली कहा है जो इंटरनेशनल सपोर्ट आया है इस कमेंट पर। India, of course, is a massive market. It is a massive consumer market. It's a massive producer of high-tech and highly sought-after goods as well. So there are a number of areas where these countries can work together, whether it's technology, whether it's trade, whether it is climate, whether it's COVID. तो जो बात आप कर रहे थे सर, कंजम्पशन इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी भी है, ग्लोबल हब बन सकता है आगे जाकर, बाकी इकोनॉमीज को सपोर्ट करता है, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे इन्वेस्टर्स बाहर के बाजारों के मूवमेंट को डिसाइड करेंगे। इस पर जरा और अपनी टिप्पणी दे सर, ये जो बड़ा सपोर्ट आया। मेरी, आपकी और हमारे पूरे देश की समस्या यही है कि हम कितने अच्छे हैं ये बताने के लिए हमें कोई ना कोई बाहर वाला चाहिए। करेक्ट। और उसमें गलत भी नहीं है। हनुमान जी कितने मजबूत है ये भी जामवन को बताना पड़ा था जी, तब उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास हुआ। बिल्कुल। हम अपनी शक्तियों का एहसास कब करेंगे और कौन करवाएगा? मेरा पॉइंट सिंपल इतना ही है, अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अगर उनको लगता है कि हम बहुत मजबूत स्थिति में, हमारे पास इतना बड़ा देश है, इतने कंज्यूमर्स हैं, कंजम्पशन ग्रोथ है, हमारे पास प्रोडक्शन ग्रोथ है, तो फिर और किस बात का आपको कॉन्फिडेंस चाहिए? मार्केट ऊपर नीचे होंगे, हमेशा होंगे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्या जिन लोगों को मार्केट से डर लगता है, और डरना भी चाहिए, और मैं अगर कॉन्फिडेंस आपको दे भी रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ से मार्केट 10%, 5%, 15% और नहीं गिर सकते जी। हो सकता है दुनिया भर एक बार मंदी में भी जाए, ये भी संभव है। इकोनॉमिक रिसेशन हो जाए, 3-4 साल हमारा कुछ ना हो, करेक्ट, इस बात की भी संभावना है। लेकिन क्या हम एक काम कर सकते हैं, सिर्फ एक काम पहला ये कर ले कि आपके पास जो शेयर वो अच्छे हैं या नहीं, वो तय कर लें। अगर आपको लगता है अच्छे हैं,
ठीक है। अगर आपने टीसीएस 4000 में भी लिया, 3000 है, अगर आपको पता है कि टीसीएस अच्छा है, क्वालिटी चेक कर लें। क्वालिटी चेक करने के बाद क्या हम शांति से बैठ सकते हैं? क्या आपको अगर हर रोज भाव ऊपर नीचे देखकर स्ट्रेस आता है, हर रोज ग्लोबल मार्केट्स की हेडलाइन मेरा शो देखकर टेंशन होती है, तो क्या आप ये काम कर सकते हैं कि 6 महीने तक 12 महीने तक एक डिसीजन ले ले, मैं भाव ही नहीं देखूंगा, मैं शो भी नहीं देखूंगा, मुझे शो देख के डर लगता है, टीवी भी बंद कर देता हूँ, नहीं देखूंगा, उसके बाद मैं खोलूंगा और देखूंगा क्या है? क्या इतना कर सकते हैं? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है दीप कि हम प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं जी, लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका भाव हर मिनट ट्रेड नहीं होता जी, exactly. गोल्ड में पैसा लगाते हैं, गोल्ड का भाव 15-20% नीचे हो जाए, अगर कोई ये बोले कि गोल्ड 45,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, या तो भी आप बेचेंगे नहीं और उल्टा ये सोचेंगे वहां लेना है। एग्जैक्टली। इक्विटी के केस में उल्टा है, क्योंकि हर सेकंड भाव बदलते हैं। एक दूसरा लिक्विड बहुत है, तीसरा ये प्रॉपर्टी बेचने के पहले आपको घर से परमिशन लेनी होती है, लिक्विड नहीं है, आसानी से बिकता नहीं। गोल्ड आप अपनी मर्जी से तो बेच ही नहीं सकते, खरीद दलील है। तो जहां आपको शेयर खरीदने और बेचने के लिए फैमिली रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी की तरह से दबाव नहीं है, वहां पर आपको डर है। मैं ये कह सकता हूँ, ये जरूर कहूंगा कि आपके पास शेयर अगर कचरा है तो एक अलग बात है, वहां चिंता होनी लाजमी है, लेकिन अगर अच्छे शेयर हैं, आपने अच्छे म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो बनाया है, तो क्या समस्या है? क्या अगर आपका गोल्ड, मैं ये कहूँ कि आपके 3 साल 4 साल गोल्ड के दाम नहीं बढ़ेंगे, आप बेच देंगे क्या? नहीं। मैं बोलूँ 8 साल से प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़े, आपने बेची क्या? अगर किसी के पास जो रह रहे घर उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी कितनों ने बेची है? नहीं बेची। अगर कोई बिजनेस, सो क्या हम वो अप्रोच के साथ उतर सकते हैं कि मैं 3 साल 4 साल इंतजार करूंगा, अगर मेरे पास बीच में और पैसे आए, बड़ी मंदी आई, पैसा? आप मुझे ये बताइए, 1000 से सेंसेक्स शुरू हुआ था, आज भी 50,000 60,000 के ऊपर है, 55,000 है आज भी। आप निफ्टी देखिए, आज भी आपका निफ्टी 15,000 के ऊपर है। बिल्कुल। सो अगर इतनी पहले मंदी आ चुकी है, इतना सब कुछ हो चुका है, और पहली और आखिरी बार तो नहीं आ रही, उसके बावजूद सेंसेक्स निफ्टी आपके डाउ इस लेवल पर है, और हर बार मंदी के बाद नए हाई बनते हैं। एग्जैक्टली। तो ये भरोसा इतिहास देख के तो लाइए कम से कम, एग्जैक्टली, कि हर मंदी के बाद नया हाई बनता है। अगर आपके होल्ड करने की कैपेसिटी है तो प्लीज मैं फिर आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूं कि मत देखिए टीवी, मत देखिए, मत अखबार पढ़िए, मत कहीं जाकर ये देखिए कि आज क्रिप्टो कितना टूट गया, आज डाउ कितना टूट गया, आज नेस्डेक सेंसेक्स कितना टूट गया। छोड़ दीजिए। अगर स्ट्रेस होता है 6 महीने मत देखिए, सेटल हो जाने दीजिए। हो सकता है और होगा भी 10%, 15%, 20% आप और नीचे आ सकते हैं, तब पैसा हो और लगाइए, नहीं तो शांति से बैठिए। पैनिक करके बेचेंगे, जब लेने का समय आप बेचेंगे तो उल्टा करेंगे। एग्जैक्टली। हो सकता है आपकी गलत एंट्री हो गई, कोई बात नहीं है, किसी भी लेवल पर आप अपनी जिंदगी में निफ्टी को 18,600 के ऊपर देखेंगे, ये लिख के रख लीजिए आराम से। अब वो किस दिन होगा, कितने समय में होगा, ये कहना मेरे लिए असंभव है, लेकिन आपने किसी भी दाम पर अगर आपने निवेश किया है, अगर ठीक ठाक से शेयर में किया, फर्क इतना है कि अगर आपने खराब क्वालिटी के शेयर ले लिए, हटा दीजिए, अच्छा म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, या फिर आप निफ्टी सेंसेक्स वाले फंड में डाल के शांति से बैठ जाइए। एग्जैक्टली। कोई टेंशन मत लीजिए। सो मेरा पॉइंट सिंपल इतना है, जो मैं बात परसों भी बोल रहा था, उसके एक्सटेंशन में यही कहना चाहता हूँ, प्लीज पैनिक ना करें। ये समझ लीजिए मेरे 2-3 साल पैसे नहीं बनेंगे, बात खत्म। बस उतना आपने छोड़ लिया तो हो सकता है आपके 2-3 महीने में ही भाव आ जाए। करेक्ट। बोला है थिंक लॉन्ग टर्म, सोचेंगे शॉर्ट टर्म में काम हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल पैनिक न करें। हाँ, नया पैसा डालने के लिए डर लगता है, भले ही ना डालें, जब बहुत पैनिक दिखे डालें, आराम से बैठें, लेकिन ये टाइम है जब आपको इरेशनल होकर, मतलब पैनिक होकर बेच बाज के निकल जाने का नहीं। और ये राय दीप जो इतना सारा बोला है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए, सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए, जो ट्रेडर्स एफएनओ में ट्रेड करते हैं या 2-4-5 दिन के लिए ट्रेड करते हैं, मंडे टू फ्राइडे वीकली ट्रेडिंग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, उनके लिए हमेशा की स्ट्रेटेजी उनके लिए, रोज के स्टॉप लॉस उनके लिए कि इसके नीचे बंद हो, ये कर दीजिए। आपको याद है 16,950 में भी उस दिन दिल पे पत्थर रख के कितना जोर से बोला था निकल जाइए। आईबुल हाउसिंग इतना जिंदगी का एक सबसे खराब कॉल में से रहा है, हिम्मत करके बोला है, होती गलती है। अगर आप ट्रेडिंग कॉल दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वाले कॉल्स में भी गलती होती है, उस गलती को एक्सेप्ट करके आपको लॉस कट कर देना है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन आप इन्वेस्टर हैं तो फिर थोड़ा 3 साल 5 साल का सोचना शुरू कीजिए, लंबा सोचिए और शांति से बैठ जाइए। 100% आपके पैसे बनेंगे इस मार्केट में अगर आपका अप्रोच लॉन्ग टर्म है तो। एग्जैक्टली।
तो भरोसा रखना है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर, हमारी मार्केट पर, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे पैसे आपके बनने वाले हैं। चलिए सर, लॉन्ग टर्म की बात हो गई, आज के बारे में बताएं ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली तो सब लोग शॉर्ट टर्म ही सुनना है, लॉन्ग टर्म तो हमको पता है नहीं जी आप क्या नया बता रहे हैं। मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा, नया बताने की मेरी कोई ऐसी वो हैवी क्षमता भी नहीं है, सिर्फ आपको वो याद दिला रहा हूँ जो आपके अंदर है। करेक्ट, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप हनुमान है मैं जामवंत, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपके अंदर क्या ताकत है। एग्जैक्टली, बस जानिए उसे। ग्लोबल नेगेटिव, एफआईज नेगेटिव, डीआईज पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटीमेंट कॉशियस है, सावधानी भरा, और ट्रेंड नेगेटिव है। लगभग वही संकेत है जो कल थे वही आज भी। सपोर्ट जोन और ये जो डीप मैंने थोड़े कम कर दिए, कल से 2 दिन से पिछले मैं 2 दे रहा था सपोर्ट जोन, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकाल रहा था, आज एक ही किया। 15,550, 15,650 आज के लिए पहला सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जाने की संभावना कम है। 15,375, 15,450 अगर आता है तो वो स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आएगा आपके लिए। ऊपरी स्तर पर 15,850, 15,900 हल्की फुल्की रुकावट की जगह पार करके टिके तो 15,975 से लेकर 16,075 वो रेंज होगी जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। अब आइए बैंक निफ्टी, 32,875, 33,125 रेंज को थोड़ा सा बड़ा किया है। अभी तक मैं 33,000, 33,125 कर रहा था, लेकिन इस रेंज को बड़ा करने के पीछे पर्पज ये है दीप कि मैंने सपोर्ट जोन 2 कर दिए 3 में से, तो 32,875, 33,000 ये आपके लिए 33,125 पहला सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का। इसके नीचे बस वही है कि गैप लंबा है, 32,875 के नीचे सीधा 400 पॉइंट मेरे पास कुछ है नहीं, तो 32,150, 32,450 वो जगह जहां मैं बैंक निफ्टी में खरीदारी करने के लिए तैयार हूं। ऊपर कितना जा सकता 100%, 33,600, 33,775 ये ऊपरी रेंज है आपके लिए। कल के हाइज और परसों के हाइज के आसपास की रेंज, इसके पार निकले तो 33,900, 34,175 ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली, शॉर्ट जो आपके मन में आए वो सब वहां करने का आप एक एडवेंचर कर सकते हैं। अब आइए आपके लिए सपोर्ट लेवल से 15,735 पर आप बंद हुए, 15,675 पहला सपोर्ट है, 650, 625 3 तो ये छोटे छोटे सपोर्ट हो गए। इसके बाद शायद नीचे न जाए, फिर भी नोट करके रख लें। 15,550, 500 मीडियम सपोर्ट, 15,450, 15,375 बड़े वाले सपोर्ट। ठीक है, 735 से ऊपर 775 पहला आपका रुकावट का लेवल है। उसके बाद 800 हल्की फुल्की रेंज जो मैंने लिखी नहीं है, हायर साइड पर 775, 850, 900 ये पिछले 2 दिनों का हाई 900 के आसपास का है, 15,885 का। इसके पार निकले तो 15,975, 16,000 और 16,075 वो रेंज है जहां पर आपको सप्लाई, बिकवाली, प्रॉफिट बुकिंग सब आती दिखेगी। ठीक है सर। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में दीप देखिए आप बंद हुए 33,300 पर, 33,200, 33,125 और 33,000 ये 3 तुरंत वाले विजिबल सपोर्ट हैं। इसके ठीक नीचे 32,875 है। इसके बाद थोड़ी रिस्क बड़ी वाली खुलती है। अब जो सपोर्ट लेवल आते हैं मेरे पास बहुत दूर के आ रहे हैं, 32,450, 32,375, 32,150। इसका मतलब ये नहीं कि बीच में कहीं रुकेगा नहीं, रुकेगा लेकिन मेरे पास नहीं है लेवल। रुक जाए, मैं ये नहीं कह सकता 400 सवा 400 पॉइंट नॉन स्टॉप है, बट मेरे पास और कोई लेवल है नहीं। तो 32,875 के बाद सीधा 32,450, 375 और 32,150 के लेवल ये नीचे की तरफ। अब आइए ऊपर 33,300 से 33,400, 33,525 और 33,600 ये 3 विजिबल लेवल है। 33,675, 33,775 मीडियम लेवल है। इसके पार निकले तो 33,900, 34,000 और 34,175 ये सारे लेवल्स बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर रखनी नजर। आज के सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स भी जिधर निकल कर आते हैं। अब बताएं सर, एफआईएस की पोजीशनिंग तो और कम हो गई कल, पीसीआर भी और नीचे आ गया। शॉर्ट 5% है और लॉन्ग कोई ग्रॉस लॉन्ग 35-30% के आसपास है। गजब है मतलब एफआईएस के। तो नेट लॉन्ग जो है वो 11% के आसपास है। ये तो आई डोंट थिंक कोविड में भी इससे नीचे तो नहीं हुआ था, 11 ही था। ऑल टाइम लो चल रहा है, ऑल टाइम लो है एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन। खराब भी मान सकते हैं और अच्छा मानना चाहे तो ये क्या बचा कितना है बेचने के लिए एफएनओ में, कम से कम इंडेक्स तो नहीं बेचने के लिए बचे इनके पास, है ना। जीरो ही हो जाए तो अलग बात है, नेट शॉर्ट ही हो जाए तो वो तो कह नहीं सकते। तो एफआईएस इंडेक्स लॉन्ग वैसे देखा जाए तो लाइफ टाइम लो पर है। पुट कॉल रेशियो आपके ओवर सोल्ड के नजदीक ही है, 0.73 निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 0.61 डेफिनेटली थोड़ा ओवर सोल्ड के आसपास है। निचले स्तरों से एक शॉर्ट कवरिंग आपको मिलेगी ठीक उसी तरह से जैसे कल भी मिली थी। विक्स 2% घटा है, क्यों घटा है भगवान जाने। ओके, अब आइए स्टॉप लॉस आपको दे दूं जी। इंट्राडे में 15,600 का रखें, जिनको छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 15,650 का भी रख सकता है, कल के लोस के आसपास का। थोड़ा सा सेफ रहने के हिसाब से 15,600 का रखें। क्लोजिंग 15,700 के नीचे, जो 3 दिन से अपने वही दे रहे हैं 15,700 के नीचे बंद होगा तो काटना है, नहीं
3 दिनों से तो नहीं हुआ, उम्मीद करें आज भी नहीं हो। 32,950 बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस है, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर। ठीक है। शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है, इंट्राडे 16,000, क्लोजिंग 16,200। अगर किसी को छोटा स्टॉप लॉस रखना है निफ्टी में, इंट्राडे में, आप 15,900 का भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। 16,000 ज्यादा सेफ है। निफ्टी पर सॉरी बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस 34,000 है, क्लोजिंग 34,500। किसी को अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो 33,800 का भी इंट्राडे में रख सकता है और क्लोजिंग 34,000 पर, आपकी मर्जी पर है। बाजार की वॉलेटिलिटी और उतार चढ़ाव और बड़ी रेंज को देखते हुए मैंने स्टॉप लॉस दूर के दिए शॉर्ट साइड पर, ताकि एक आध कोई इंट्राडे में कभी कभी वो आता है ना उछाल, जैसे कल आया टिका नहीं, करेक्ट है ना, तो वैसे उछाल आएंगे बीच बीच में, आपको लगेगा अरे वाह सब ठीक हो गया, फिर पिटाई हो जाती है। ऐसे में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, फिर आपको लगा अरे बड़ा ट्रेंड तो मंदी का था, कम था, मैंने सही लेवल पे शॉर्ट भी किया, खाली ट्रिगर हुआ और नीचे आ गया, वो फील ना है, इसके लिए स्टॉप लॉस दूर का दिया। लेकिन उस स्टॉप लॉस तक ये स्टॉप लॉस कोई भी लगाए, स्टॉप लॉस लगाने की एक ही सबसे बड़ी कंडीशन है दीप, वो कंडीशन ये है स्टॉप लॉस लगाने की, आपको स्टॉप लॉस ये सोच के लगाना कि ये ट्रिगर होगा। हाँ, तब आप सही स्टॉप लॉस लगाते हैं। ओके। मेरे तो बोलने में क्या, मैं बोल दूं 36,000 का लगा दूं, कभी नहीं आएगा, कभी ट्रिगर नहीं होगा, करेक्ट, वो ठीक नहीं ना। स्टॉप लॉस आपको कस्टमाइज करना है, अपने हिसाब से करना है, और वो वाला लगाना है जो आप मान के चलो ट्रिगर होगा, और वो ट्रिगर होगा तो वो लॉस झेलने को मैं तैयार हूं, या वो लगाओ कि जहां तक ट्रिगर ना हो, अगर मार्क टू मार्केट लॉस आता भी रहे तो मुझे चिंता नहीं। एग्जैक्टली। तो आपकी लॉस लेने की, स्टॉप लॉस का मतलब ही उसमें लॉस है। एग्जैक्टली। लॉस लेना ही है। जब लॉस लेना ही है तो कितना लेना है ये आप डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं डिसाइड कर सकता कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है सर, बताएं सर, ये तो रही स्टॉप लॉसेस की बात, नई पोजीशन अब क्या करना है? खरीदे निफ्टी, सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स, सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स को खरीदना है 15,625 15,675 की रेंज में। 15,500 का थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस लगाइए। 15,725 775 और 800 तीन छोटे टारगेट, 850 900 मीडियम टारगेट, और 15,975 बहुत हो गया। इतना हमको इससे ज़्यादा चाहिए नहीं, अगर इस रेंज में मिल जाए, इस लेवल तक पहुंच जाए, तब भी थैंक यू वेरी मच कर लेंगे। ठीक है, ये होगी आपके लिए खरीदारी करने के लिए, लेकिन वही खरीदें जो रिस्क लेने की ताकत रखते हैं और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एग्रेसिव का मतलब ये कि एक तो रिस्क ज़्यादा है, दूसरा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाना है। एग्रेसिव लिखते ये दो चीज़ आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, रिस्क लेने की मेरी ताकत है, ये चीज़ दो चीज़ दिमाग में आ जाए। बेचना है, ये भी एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही दी। 15,850 से मूड बनाएं, 900 के आसपास बेचेंगे तो ज़्यादा ठीक है, 975 पे थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। 16,075 आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, टारगेट जो बनेंगे 15,800 15,775 और 740 तीन छोटे टारगेट हैं। 675 650 मीडियम टारगेट है। 625 15,550 और 15,500 ये आपके लिए बड़े टारगेट के तौर पर निफ्टी में, अगर आप ऊपर में बिकवाली करते हैं तो। दोनों एग्रेसिव ट्रेड, दोनों एग्रेसिव। हाँ, आज बिना एग्रेशन के करने, भली रेंज छोटी रहे, लेकिन आपको तभी ट्रेड लेना है जब आपकी रिस्क लेने की ताकत है। अब आइए बैंक निफ्टी। एक तो वो तरीका हमारा कल वाला ये जो काम नहीं आया, आज भी नहीं आएगा, फिर भी मैं तो दूंगा। 32,150 32,450 की रेंज में आए तो खरीदना है। ठीक है भाई, ये उन शिकारियों के लिए जो गात लगाकर बैठे रहते हैं कि शिकार आएगा मेरी रेंज में तो मैं फायर करूंगा, है ना। नहीं आए तो कोई बात नहीं। 32,000 आपका स्टॉप लॉस है। 32,850 33,000 33,125 33,200 33,300 33,400 तक के टारगेट के लिए इस रेंज में करनी है खरीदारी। दूसरा एग्रेसिव ट्रेडर वाला है, वही 33,000 33,125 की रेंज में खरीदिए। कल भी इसी रेंज से घुमा था, कल का लो देख लीजिए दीप, वही है एग्जैक्टली वहाँ पर खरीद। और कल बेचने की राय भी जो बैंक निफ्टी में दी थी 33,600 33,800 की रेंज में, एग्जैक्ट 33,615 का हाई बनाया है। दोनों तरफ रेंज बिल्कुल परफेक्ट गया है बैंक निफ्टी का, एकदम 100%। सो आप 33,000 33,125 के रेंज में एक चांस लीजिए। 32,800 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 33,400 300 400 और 525, ये तीन छोटे टारगेट है। 600 675 775 मीडियम टारगेट है, और 33,900 34,000 फाइनल टारगेट अगर मौका बनता है तो। ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, यहाँ भी आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। ओके हाँ, आज लॉन्ग शॉर्ट दोनों में एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट में भी क्या थी, अगर थोड़ा डाउ फ्यूचर 200-300 ऊपर हो जाए तो भागने में टाइम भी नहीं लगेगा। ओवर सोल्ड है, हल्के बाजार है। हाँ, ऊपर अच्छा डर जो है पॉलिसी के, आज अमेरिकी पॉलिसी का, खाली लॉन्ग करने वालों को ही है, शॉर्ट वालों को नहीं है। कुछ पॉजिटिव भी आ सकता है, दोनों को है ना। 4 दिन से अमेरिका अगर 3,000 पॉइंट निकल गया डाउ, 2,800 3,000, तो क्या उनको डर नहीं है? डर दोनों को बराबर है। और शॉर्ट करने वाले अगर कोई नीचे के लेवल पे करके बैठे तो ये वैसे ही हाल है जो आदमी 17,600 18,000 में लॉन्ग करके बैठा है।
उसे डर ज्यादा है। हाँ, उसको जितना डर है उतना ही डर है ना 16,000 के नीचे लॉन्ग करने वाले, शॉर्ट करने वालों को भी उतना ही है। तो डर तो दोनों का बराबर है। अगर आपने, और कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 16,000 का लॉन्ग करके 18,000 तक इंतजार करते हैं, या 17,000 पर लॉन्ग करके शॉर्ट करके 15,000 का इंतजार करते हैं। इतना तो कोई करता ही नहीं करता है। हाँ, तो इसलिए दोनों के लिए रिस्क बराबर है। ऐसे में अगर आप बेच रहे हैं तो 33,600 33,800 की रेंज में बेचिए, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 34,000 का लगाइए। इसके पार निकले तो थैंक यू कर लीजिए, काट लीजिए। 33,525, 33,400, 33,300 छोटे टारगेट, 33,200 125, 33,000 मीडियम टारगेट, और 32,875 बस इतने। अंडरस्टूड सर। चलिए, सारे लेवल्स हैं। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही बाय सेल निफ्टी में है, बाय सेल बैंक निफ्टी में है, और नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए भी एक बाय कॉल मिल रहा है क्योंकि बाजार थोड़े हल्के हैं। अच्छा सर, बैन लिस्ट ट्रिपल हो गई 2 दिन में। आरबीएल, डेल्टा कॉप ऑलरेडी थे, इंडिया बुल्स भी अब इसमें जुड़ गया, तो तीनों हाई बीटा काउंटर्स हैं जो आज के बैन में है। डेटा देखे सर एफआईएस का? थोड़ा देख ले, 4500 करोड़ की बिकवाली कैश में है। एफएनओ में थोड़ा कम बेचा है, 350 करोड़ के इंडेक्स, 250 करोड़, तो थोड़ा सा हाथ रोका है। एग्जैक्टली ठीक है। 3800 करोड़ की घरेलू फंड से खरीदारी की, ठीक है। वायदा कारोबार का एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, दीप मेक और ब्रेक 15,800 जी। अब बंद हुए 15,735 के आसपास। 65-70 पॉइंट बढ़ जाए तब तक ये मत सोचिए कि तेजी में, उसके बाद ही सोचना है 15,800 से गिरना है, सिंपल। 15,800 के नीचे हम मंदी में ही हैं। क्यों? 15,800 का कॉल ऑप्शन जो है वहाँ पर 51 लाख शेयरों का कॉल राइटर खड़ा है, पुट के 30 लाख शेयर हैं। तो जैसे 15,800 के आसपास आएंगे, कॉल राइटर फिर एक्टिव होने की कोशिश भी करेगा। पुट राइटर जिन्होंने पुट बेचकर तेजी की पोजीशन बनाई, उनको लगेगा अरे वाह भाव आया, निकलो, उनका भी दबाव आएगा। तो 15,800 के ऊपर से आपको तेजी गिननी है। 15,600 के नीचे से कमजोरी गिनना शुरू करनी है। एक्चुअली 15,700 15,600 दोनों जगह 35 लाख शेयर पुट में है। बड़ा सपोर्ट 15,500 पर आता है। तो अपने लिए एक ही लेवल है 15,800, बस इसी पे दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। एफएनओ के हिसाब से बाकी लेवल तो दे ही चुका हूँ। अब आइए बैंक निफ्टी, एक ही लेवल है जिस पे दिमाग लगाना है ऊपर की तरफ, वो 33,500 से 33,600, ये 100 पॉइंट की रेंज रुकावट वाला है, राइट। और नीचे 33,000 से 33,100 ये सपोर्ट रेंज है। 33,000 पर 19 लाख शेयर पुट में है, 33,500 पर 18 लाख शेयर कॉल्स में। तो ये आपकी बेस हो गई। सो सपोर्ट 33,100, रुकावट 33,500 33,600, बस क्रिस्टल क्लियर लेवल। यहाँ दोनों लेवल हैं आपके लिए क्लियर। निफ्टी में एक ही है 15,800। ठीक है सर। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज की स्ट्रैटेजी है आपके सामने। आइए अब देख लेते हैं खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आ जाते हुए दिख सकते हैं। साथ ही ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं। वरुण, अरमान, आशीष तीनों हैं हमारे साथ तैयार। वरुण, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और इंपॉर्टेंट खबरें आज की। गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स के लिए आज चीनी कंपनियों पर नजर रखेगा क्योंकि दोपहर 12 बजे सवाल दीप करता है आपसे कि कौन से ट्रिगर, तो खाली गुड मॉर्निंग दीप को? सबको गुड मॉर्निंग है, ऐसा नहीं है, जस्ट पूछा मैंने। कल से आपको भी कर दूंगा। वैसे जैसे मैं बुरा माना, आशीष और अरमान बुरा नहीं मानेंगे। अच्छा, मैं गुड मॉर्निंग सबको बोल दूंगा। ठीक है, ये ठीक है। वैसे हमने तो अब डिसाइड किया ना, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, नमस्कार बोल रहे हैं। अगर मार्केट ठीक हो तो कोई बात नहीं, तो गुड मॉर्निंग चले। खराब जैसा लगे तो सिर्फ नमस्कार। नमस्कार। हाँ, उसमें जिसको जो समझना है समझ ले। चलिए, तो सबसे पहले तो चीनी कंपनियों पे नजर रखेगा। यहाँ पे खाद्य एवं वित्त मंत्रालय जो है उनकी दोपहर को 12 बजे बैठक है चीनी की जो मिले हैं उनके साथ, क्योंकि बेसिकली शुगर सीजन 2022-23 के लिए चीनी एक्सपोर्ट जो है उस पर चर्चा होने वाली है। इसके अलावा एक्स डेट है HUL, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा केमिकल, कैनरा बैंक, टाटा एलेक्सी, इन सबके डिविडेंड की एक्स डेट है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना डिविडेंड है। HUL का 19 रुपये, टाटा स्टील 51, टाटा पावर 1 रुपये 75 पैसा, टाटा केमिकल 12.5 रुपये, कैनरा बैंक 6.5 रुपये और टाटा एलेक्सी 42.5 रुपये का डिविडेंड है। तो उसका एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा। ITDC Q4 के नतीजे इन्होंने अब दिए हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज जो है 16% बढ़े हैं, लेकिन एबिटा लॉस किया है कंपनी ने करीब 5.25 करोड़ के आसपास का, और मुनाफा जो है 4 करोड़ 80 लाख के आसपास आया। यहाँ भी 44% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट तो बजाज ऑटो होगा, क्योंकि कल देर रात को इनका एक डिस्क्लोजर आया है। बेसिकली इसमें इस कंपनी ने कहा है कि बायबैक का जो कहीं ना कहीं प्रस्ताव था उस पर पर्याप्त चर्चा जो है वो नहीं हो पाई। बेसिकली ये जो मीटिंग थी, इनका कहना है ये टाइम बाउंड थी। अब टाइम बाउंड से इनका मतलब है टाइम कम मिला, समय कम मिला, घंटे कम मिले या फिर दिन कम मिला, ये इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन हाँ टाइम बाउंड मीटिंग थी, इसके लिए पर्याप्त चर्चा जो है वो नहीं हो पाई है। और अपने जितने भी शेयर होल्डर्स है इनको ये जो सरप्लस कैश है वो रिटर्न ज़रूर करेंगे, ये इस कंपनी ने कहा है। आगे और चर्चा जो है वो कंपनी करेगी इस बायबैक के ऊपर। इसके अलावा और एक खबर आई है कि शेखर बजाज जो है उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरशिप जो है वो अब छोड़ दी है। 30 जून से
ये इस डायरेक्टरशिप को छोड़ेंगे। स्वास्थ्य कारण के वजह से इन्होंने ये इस्तीफा जो है वो दिया है। अब JSPL मई में जो बिक्री है उसमें करीब 5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। साल दर साल कुल बिक्री में जो एक्सपोर्ट्स है उसमें करीब 21% के आसपास का योगदान है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया MCLR दरों में करीब 0.2% के आसपास की बढ़ोतरी इन्होंने की है। बेस रेट और प्राइम लेंडिंग रेट जो है उसमें 0.45% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो कर दी है। आज से बढ़ी हुई दरें जो है वो लागू हो जाएंगी। ओके, तो कुछ दरों में बढ़ोतरी हुई है और साथ ही हमने देखा है बजाज ऑटो की तरफ से फर्दर क्लैरिफिकेशन आया है कल जो उन्होंने अपनी बायबैक की बैठक को डिफर कर दिया था। आइए अरमान से भी जानते हैं कुछ और खबरें। मॉर्निंग अरमान, बताएं। सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सबसे पहले ट्रेंड बन जाएगा। सबसे पहले सिप्ला पर ध्यान रखिएगा, जिसमें DNDIA के साथ जो इन्होंने 4-in-1 एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट है उसे लॉन्च कर दिया गया है और इसका उपयोग दक्षिण अफ्रीका में जो HIV की बीमारी के ग्रस्त जो छोटे बच्चे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा। IFL वेल्थ मैनेजमेंट पर ध्यान रखिएगा, जिसमें CCI ने बैन कैपिटल को जो लगभग 24.98% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी है। बायोकॉन पर ध्यान रखिएगा, जो वियाट्रेस INC जो ग्लोबल उनका जो बायोसिमिलर कारोबार है उसको बायोकॉन बायोलॉजिक्स को बेचने के लिए CCI की मंजूरी मिल चुकी है। उसी के साथ साथ जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स में बायोकॉन और सीरम इंस्टीट्यूट जो उनकी होल्डिंग है उसमें इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए भी CCI की मंजूरी मिल चुकी है। ZR इंफ्रा पर ध्यान रखिएगा, जिसमें सब्सिडरी जो इनकी कंपनी है उनको NHIE से बिड, उन्होंने एक NHIE की बिड जीती है और वो लगभग 1370 करोड़ की ये बिड जो है उन्होंने वो जीती है। और अंत में हेक्साट्रेडेक्स पर ध्यान रखिएगा, हालांकि जो इनका जो इन्होंने डीलिस्टिंग के जो डेट और टाइम फ्रेम है वो ऑलरेडी 10 जून को दे दिया था, पर NSE पे एक नोटिस आता हुआ दिखा है जिसमें उन्होंने वापस ये चीज बताई है कि जो डीलिस्टिंग का जो टेंडर ऑफर का टाइम फ्रेम है वो लगभग 21 जून से 27 जून तक ये होगा और इसका इंडिकेटिव प्राइस 156 का था। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें जहां पर रखनी है नजर। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं आज की जो टॉप रिपोर्ट्स हैं वो कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, बजाज ऑटो सुर्खियों में यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं। नोमेरा खरीदारी के राय को बरकरार रखें, व्यू बदला नहीं है। 3682 की क्लोजिंग है, 4461 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं, लेकिन UBS की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा खास है। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा, लेकिन जो लक्ष्य है वो 4000 से घटाकर 3800 कर दिया। अब ये कह रहे कि बायबैक डिफर हुआ है तो सभी को पता है, लेकिन इन्होंने जो वॉल्यूम के एस्टिमेट्स हैं, अनुमान है, इसमें कटौती की है, जिसके चलते ये मान रहे कि आगे जाकर थोड़ा असर देखने को मिल सकता है। इसके लिए टारगेट प्राइस जो है 4000 से घटाकर 3800 रुपये कर दिया है। वहीं क्रेडिट स्विस देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 4030 रुपये के लक्ष्य लिए। HDFC बैंक, यहाँ पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, अच्छी रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, स्टॉक लुढ़क कर 1300 रुपये के करीब आ गया है, 2005 रुपये का जो है टारगेट दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि जो बर्जर होगा HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का, इसके बाद जो कासा रेशियो है इसको रिकवर होने में 4 से 5 साल का बड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी ये स्टॉक जो है इनकी टॉप पिक है, पसंदीदा स्टॉक है और वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो इन्हें स्टॉक पसंद आ रहा है। टाटा कम्युनिकेशन CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, मिली जुली रिपोर्ट है, क्योंकि आउट परफॉर्म की रेटिंग को तो बरकरार रखा, जो लक्ष्य है 1440 से घटाकर 1070 कर दिया, 921 के करीब की क्लोजिंग है, लेकिन ये मान रहे कि जो लार्ज डील्स हैं इसमें आपको डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक खास बात इन्होंने ये भी हाईलाइट की कि मैनेजमेंट के मार्जिन गाइडेंस करीब 23 से लेकर 25% है, लेकिन रेवेन्यू स्पेसिफिक गाइडेंस मैनेजमेंट नहीं दिए, इसके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, टारगेट प्राइस कट किया है। एस्कॉच यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, करीब 2070 रुपये के लक्ष्य ले। अल्ट्राटेक सीमेंट, गोल्डमैन सैक्स खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य जो है 7070 से घटाकर 6600 कर दिया है। वहीं जेफरीज जो है ग्रासिम पर खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 1835 से घटाकर 1730 रुपये कर दिया। तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज की। आशीष, और भी रिपोर्ट्स हैं आपके पास, बताएं। और ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। M&M पर देखिए, नोमेरा खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 1308 रुपये के लक्ष्य लिए। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी, 1050 रुपये का लक्ष्य दिया, 1019 की जो है कल की क्लोजिंग है। गेल पर अच्छी रिपोर्ट है, यहाँ पर जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 147 की जो है क्लोजिंग है, 180 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। ITC पर सिटी अपना व्यू बरकरार रखे हुए, खरीदारी किराए दे रहे 305 के लक्ष्य लिए। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, थोड़े ज्यादा बुलिश है, 315 का लक्ष्य दे रहे हैं। आयशर मोटर्स पर नोमेरा खरीदारी किराए को बरकरार रखें, 2744 रुपये के लक्ष्य के लिए। वहीं क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3160 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में IPL राइट्स जो आए हैं, इसके बाद देखें तो UBS की तरफ से काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है कि जिन्होंने खरीदा है वो महंगा खरीदा है, लेकिन बुलिश नजर आ रहे हैं जी एंटरटेनमेंट पर, क्योंकि न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 350 के लक्ष्य के लिए। और सन TV पर भी खरीदारी किराए दे रहे हैं 630 रुपये का लक्ष्य। ओके,
तो ये है आपके लिए सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा पूरा का पूरा एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी और सुमित जी, चारों तैयार हो चुके हैं। दिल्ली में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता हुआ, उसकी वजह आप समझ ही सकते हैं। लग रहा है, दिख रहा है। कुणाल जी, कितना टेम्परेचर आज दिल्ली में? अनिल जी, दिल्ली में टेम्परेचर अनिल जी होगा कुछ 45 से ऊपर है अनिल जी। लग रहा है तीनों के कोट उतरे हुए हैं। अच्छा, बाय द वे एक चीज मैंने नोटिस की, या हम सुप्रभात बोलेंगे तो ये आप बोलोगे, अगर हम नहीं बोलेंगे तो आप भी ऐसे जवाब दोगे। हाँ कुणाल जी? नहीं अनिल जी। हाँ अनिल जी, आपको सुप्रभात नहीं अनिल जी, आज मैं आपको कहूंगा हाय अनिल, हाय दीप। वाओ, There's nothing good about this morning except for your smile. थैंक गॉड आपने एक ही बार हाय बोला, 2 बार नहीं बोला हाय हाय अनिल, हाय हाय दीप। नहीं तो हमारे भी मतलब उसका दूसरा हो जाता है। दोनों को अलग बोलना, एक साथ मत बोलना, हाय हाय अनिल दीप। अनिल जी देखिए, जी अनिल जी देखिए, रात भर अमेरिकन चैनल्स देखने के बाद अनिल जी हाँ, हाय अनिल ही निकल रहा है अनिल जी। वाह वाह, थैंक गॉड आज मार्केट ठीक रहे, किसी हाय हाय ना निकले, उतने ही हम चाहते हैं। चलिए, सुप्रभात सबके लिए बिगुल पिक ऑफ द डे का। चलिए आज शुरुआत की जाए सुमित जी के साथ। सुमित जी, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग जी। अनिल जी, मेरे को लग रहा है कि मार्केट्स के अंदर रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो एयू बैंक के अंदर यहाँ से एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। एयू बैंक के अंदर यहाँ से खरीदारी देखने को मिल सकती है आज और 1-2 दिनों के लिए। एयू बैंक के अंदर खरीदारी करें। नीचे के अंदर 580 के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर के अंदर 620 रुपए से लेके 630 रुपए तक के लेवल एयू बैंक के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें 620 630 के टारगेट्स के लिए। ओके, आप पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं सुमित जी। आमतौर पर जाने जाते हैं शॉर्ट कॉल देने के लिए पहले ही, लेकिन आज उल्टा है, पहले ही पिक खरीदारी का। अब बहुत ही बढ़िया सुमित जी, जो प्रेशर टैक्टिक्स है आपकी देखते हैं कितनी कितनी कहाँ काम आती है। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, खरीदारी करनी है, कैश मार्केट का स्टॉक है, काफ़ी रिकमेंड हो चुका है ऑलरेडी चैनल पर और अभी भी मुझे लगता है कि फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर कल आते हुए नजर आया है। स्टॉक है BLS इंटरनेशनल, 204 रुपये 60 पैसे का क्लोज है। कल ऑल टाइम हाइज पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और बहुत ही शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। अनिल जी, जहाँ पूरा बाजार वॉलेटिलिटी से गुजर रहा है, स्टॉक्स काफ़ी हद तक धराशाही हैं, ये उन चुनिंदा स्टॉक्स में से है जो लगातार अपनी बुल रन इंटैक्ट रखे हुए हैं और साथ ही साथ एक कंसोलिडेशन के बाद नए हाइज बनाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है आज के सेशन में BLS इंटरनेशनल को खरीदारी करके चला जा सकता है। 194 रुपए का एक स्टॉप लॉस सुझाऊंगा, जो कि थोड़ा सा यूजुअली बड़ा है बाजार की वॉलेटिलिटी को देखते हुए, लेकिन यहाँ पर 225 और 232 रुपए तक के 2 टारगेट्स आज या कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। तो BLS इंटरनेशनल मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे। ओके, पिक ऑफ द डे है BLS इंटरनेशनल। यहाँ पर खरीदारी करने की राय, कैश मार्केट के स्टॉक्स में 225 232 बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। आइए बंसल जी से जानते हैं उनकी राय। बंसल जी, सुप्रभात। सुप्रभात दीपांशु, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अनिल जी, आपके लिए ना सुप्रभात है ना गुड मॉर्निंग है, आपके लिए तो अनिल जी एक सवाल है। देखिए अनिल जी, पहले तो आपने वो चाइनीज ऐप वाली चीज पकड़ी थी और 2 दिन पहले आपने अनिल जी वो जो बोला कि भारत के 2 इंजन हैं वो अब ट्रेंड कर रहा है। तो अनिल जी काफी समय हो गया है, जो 2018 में आपसे एक सवाल पूछते थे हम और कुणाल जी, कैसे कर लेते हैं आप? तो अनिल जी आज ना गुड मॉर्निंग है, ना सुप्रभात है, ना कुणाल जी वाला हाय है, आपसे सवाल है कि कैसे कर लेते हैं आप? काम नहीं करने का ये सवाल अच्छा है बंसल जी, लेकिन हाँ, अच्छा बाय द वे ये भी बहुत सारे लोगों को बड़ा चुभ रहा है, क्या कैसे कर लेते हैं आप? हाँ। एक्चुअली क्या है ना, वो मैं बताऊं, किसी की तारीफ करने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए, आसानी से होती नहीं है। नेशनल टेलीविजन पे तो किसी से नहीं होती। लोगों को लगता है हर काम पैसे से हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे देके बहुत लोगों को हायर कर सकते हैं तारीफ करने के लिए। लेकिन हमारी तारीफ को तो पता है, जिसके लिए भी निकलती दिल से निकलती, नहीं निकलती तो नहीं निकलती। इसलिए बिल्कुल आप लोगों का साथ है, इसलिए कर पाते हैं। बंसल जी धन्यवाद। नोटा ले लूं आपका? नहीं अनिल जी, इसलिए छोटा बोला है कि पिक नहीं अनिल जी, पिक तो मेरे पास 3 है।
जद्दोजहद तो इस बात की है कि कौन सी दी जाए। वाह। तो अनिल जी सबसे बड़ी सेफ्टी लगती है मुझे वायदा बाजार के स्टॉक को देने के लिए, तो मेरा पिक ऑफ द डे है हैवेल्स पे खरीदारी की राय है 1100 का स्टॉप लॉस है, 1155 का टारगेट है, बुलिश कैंडल बनी है, स्टॉक में मोस्ट लाइकली पुल बैक देखने को मिलेगा, तो हैवेल्स है मेरा पिक ऑफ द डे। चलिए बहुत बढ़िया, हैवेल्स खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से। और बताएं कुणाल जी आपका क्या इरादा है? सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है मेरी भी, और एक कंडीशनल बाय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगर अनिल जी ये स्टॉक आपको 450 रुपए के ऊपर फ्यूचर्स में ट्रेड करता हुआ नजर आए तो बाय करें, 450 के ऊपर बाय करना है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस आपको 442 442 पर रखना है। मुझे लगता है पुल बैक बनेगा यहाँ, और इस पुल बैक में ये स्टॉक 465 470 के लेवल्स आपको दोबारा दिखा सकता है। तो 465 470 के टारगेट के लिए स्टेट बैंक में मेरी खरीदारी करें। आप सब लोगों की तबीयत ठीक है? सब लोग आज बाय कॉल दे रहे हैं? कोई विशेष कोई ऐसा तो नहीं कोई खास दिन और मैं भूल गया हूं, ऐसा कुछ है तो नहीं ना? नहीं ना? चलिए, ऐसा कोई विशेष दिन हो तो शरद जी आप बता दीजिएगा। सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे भी। सुप्रभात। मेरी तो बाई कॉल ही रहती है, तो आप तो फंडामेंटल एक्सपर्ट है बिल्कुल। स्टॉक हमें लगता है कंपनी में जिस तरीके का रॉ मटेरियल प्रेशर पिछले 1 क्वार्टर से देखने को मिला है, ग्रेजुअली अब वो ईज आउट करना चाहिए। हालांकि सोडा ऐश और लाप्सा वगैरह में तो इनको इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट अभी देखने नहीं मिला, अभी तक प्राइसेस हायर ही हैं, बट कंपनी ने जो प्राइस इंक्रीज लिया उसका भी असर आना चाहिए। कंपनी ने अपना रिटेल नेटवर्क भी एक्सपैंड किया है और आने वाले 2-3 साल में भी और अग्रेसिवली एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। नए प्रोडक्ट जो लॉन्च किए हैं कुछ पायलट बेसिस पे साउथ इंडिया में, वो ग्रेजुअली जब ऑल इंडिया आते हैं तो वहाँ से भी ट्रैक्शन आनी चाहिए। तो कंपनी ने जो प्राइस इंक्रीज लिया उसका भी असर आने वाले समय में दिखना चाहिए, और कुछ इंक्रीजेस कंपनी और भी कर सकती है अगर रॉ मटेरियल स्टिकी रहती है। तो हमें लगता है कि अगले साल करीब 6 रुपये के आसपास की अर्निंग्स आनी चाहिए कंपनी की, और 30 का मल्टीपल लगभग कंपनी को मिलना चाहिए, क्योंकि रिटर्न रेशियोज वगैरह भी स्ट्रॉन्ग हैं और जो ब्रांड्स हैं उनमें उनका लीडरशिप पोजीशन है, मार्केट शेयर भी स्ट्रॉन्ग है। तो 180 रुपये के लक्ष्य के हिसाब से हमें लगता है ज्योति लैब्स एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म बेट है। ओके, ज्योति लैब, अच्छा हुआ आपने बता दिया लास्ट में। शरद जी हमें लगा कि ये क्विज है हमारे लिए, ये सारे आप मुझे पता है डेटा फंडामेंटल सब इसके दम पर बताइए कौन सा है वो शेयर। सर बचा लिया आपने मुझे से, आपने खुद ही बता दिया। तो ज्योति लैब है वो स्टॉक्स जहां पर शरद जी ने सारे फंडामेंटल कारण बताए। खरीदने की राय 148 पर हुआ है बंद और 180 तक के टारगेट। चलिए ये तो हो गई आपके लिए पिक ऑफ द डे। अब आइए कुछ उन शेयरों पर फोकस किया जाए जहां पर अब एक्शन दिखेगा। शरद जी आपको ही राय देनी है, और राय देनी है बजाज ऑटो पर। कंपनी की तरफ से जो आए हैं स्टेटमेंट्स वो ये कह रहे हैं कि भाई ये शायद समय की कमी रहेगी, इस वजह से उन्होंने बायबैक पर बोर्ड बैठक टाली है और विचार करेंगे, और जो कुछ भारी भरकम कैश पड़ा है बैलेंस शीट में वो शेयर धारकों को वापस किसी न किसी तरीके से देने के लिए कंपनी प्रतिबद्ध है। कल डबल सेंचुरी मारी है स्टॉक ने 200 रुपये नीचे 3680 के आसपास। राय दीजिए आपकी सर। फेयर वैल्यू के हिसाब से हमें लगता है लॉन्ग टर्म टारगेट्स 4100 4200 के आसपास हैं हमारे, और ये न्यूज़ से मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटली कुछ बहुत बड़ा चेंज आता है कंपनी में। रादर एक डिप मिलती है आपको वापस एंट्री लेने के लिए, और ग्रेजुअली 2 व्हीलर्स में हमें लगता है इम्प्रूवमेंट ही आनी चाहिए यहाँ से आने वाले समय में। तो मैं तो इस डिप को यूज़ करूँगा बाई करने के लिए। तो डिप पर खरीदारी की राय आई है। कल खबर के बाद हमने देखा था एक शार्प वर्टिकल फॉल आया था, 5% स्टॉक गिरा भी था। उसके बाद थोड़ा रिकवर होने की कोशिश ज़रूर करी, बट खबर के दम पर आया है और आज कंपनी से क्लैरिफिकेशन थोड़ा और आते हुए दिखा है। यूबीएस ने कहा है कि 3800 का टारगेट ले लीजिए, बायबैक तो अपनी तरफ है, वॉल्यूम गाइडेंस इन्होंने काटी है। वो एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई, उस पर और भी डिटेल्स आपको देंगे, इस पर रखनी है नज़र। एक बार ज़रा बजाज ऑटो के चार्ट पर भी राय ले ली जाए। हिमांशु जी कैसा दिखता है कल की गिरावट के बाद बजाज ऑटो? अब दीपांशु देखिए, ओवरऑल अगर चार्ट का सेटअप या स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बड़े चार्ट पर कोई ऐसी खराबी फिलहाल चार्ट में नहीं दिखती, और ये उन चुनिंदा स्टॉक्स में से है, स्पेशली ऑटो सेक्टर में, जो कि एक आउट परफॉर्मर सेक्टर रहा है पिछले कुछ समय से। ये स्टॉक भी एक आउट परफॉर्मर है और अपने ऑल टाइम हाइस के बेहद करीब काम कर रहा है कल की 5% गिरावट के बावजूद भी। तो मुझे लगता है कि चार्ट पर जब तक ये स्टॉक 3500 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, कोई पैनिक की ऐसी बात नहीं है और गिरावट पर खरीदारी देखने को मिल सकती है।
तो फिलहाल जिनके पास तेजी की पोजीशन है यहाँ पर होल्ड करें, और जिनका पोजिशनल पर्सपेक्टिव है यहाँ पर खरीदारी का, 3500 रुपए के नीचे के क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। तो ये है आपके लिए बजाज ऑटो, ये भी आज आपके लिए फोकस लिस्ट में रहना चाहिए काउंटर। देखते हैं स्टॉक कैसा आज रिएक्ट करेगा। रिएक्शन के दाम पर करे और काउंटर्स हैं। JSPL मई में इनकी बिक्री 5% बढ़ी है और कुल उत्पादन करीब 7 लाख टन का आते हुए दिखा है। वैसे तो सब कुछ कमजोर दिख रहा है। JSPL इसके चार्ट पर जरा राय दें कुणाल जी। 350 के नीचे कल क्लोज होता, उतनी सुस्ती नहीं थी, बाकी मार्केट को देखें, बट ऊंचाई से फिर भी ये भी काफी तेज गिरा था। देखिए 343 के आसपास दीपांशु एक सपोर्ट है, 348 के आसपास बंद हुआ तो काफी करेक्ट हो गया है स्टॉक। लगभग 560 रुपए का हाई लगाया था इसने और वहां से एक तरफा हम गिरावट देख रहे हैं। तो ये स्टॉक भी गिर करके अब एक बड़े सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है। तो नई बिकवाली के तो देखिए कोई औचित्य नहीं है। जिन्होंने अभी तक नहीं बेचा है, होल्ड किए बैठे हैं, तो एक स्टॉप लॉस रख लें क्योंकि अब सपोर्ट के करीब है, यहां बेचना उचित नहीं है। उछाल की पूरी संभावना यहां पर बनती दिख रही है। तो मेरी राय में 343 का लेवल जब तक वायलेट नहीं होता, होल्ड करने की राय। तो ये है आपके लिए JSPL, होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं है इस काउंटर पर आज के लिए। SBI, इसके चार्ट पर भी जरा राय ली जाए सुमित जी की तरफ से। सुमित जी, MCLR दरों में बढ़ोतरी करी है, प्राइम लेंडिंग रेट इन्होंने बढ़ाया है, बेस रेट बढ़ाया है, एक्सपेक्टेड ही था। क्या राय रखते हैं सर SBI के चार्ट पर? आज इस पर भी थोड़ा बाउंस बैक दिख रहा है। बाउंस बैक आना चाहिए दीपांशु। SBI के अंदर भी एक गिरावट देखने को मिली है। गिरावट के बाद अभी नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट बन रहा है वो है 435 और 40 लेवल्स के आसपास, और ये यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है। 3-4 बार स्टॉक ने इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट लिया है। तो ये सपोर्ट अगर टूटेंगे तब तो एक 8 से 10% की गिरावट आएगी। जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटेगा तब तक बाउंस बैक का पूरा उम्मीद है। और ऊपर में बाउंस बैक के अंदर 460 रुपए से लेके 475 रुपए तक का बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। ये बाउंस बैक आया और सस्टेन किया तो फिर अच्छी तेजी बनेगी। तो ये है आपके लिए SBI जिस पर रखनी है नजर। आइए, वागले साहब भी हैं हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत। वागले साहब, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरी पिक ऑफ द डे है REC, जिसमें बेच के चलना है। कल एक ब्रेकडाउन आया है, मुझे लगता है आज एक्सटेंडेड मूव आनी चाहिए। 113.5 का बंद है, 116 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 106 का टारगेट होगा। तो ये है आपके लिए REC जिस पर आपको रखनी है नजर। 116 के स्टॉप लॉस के साथ इस पर बिकवाली कर सकते हैं। तो आज का एक ही सेल कॉल अभी तक जो आया है वो है वागले साहब की तरफ से। REC PFC दोनों पर ही कल हमने बड़े ब्रेकडाउन्स आते हुए देखे थे। नजर रखते हैं स्पेस पर। इनफैक्ट पावर स्टॉक्स पर भी एक बार राय ले ली जाए। पावर लेंडर्स तो हैं ही फोकस में। शरद जी, पावर स्टॉक्स पर कोई राय? लगातार हम देख रहे हैं पावर डिमांड तो काफी तेजी से बढ़ रही है। कोयला शॉर्टेज पर भी सरकार की तरफ से एक्शन आया, बट पावर स्टॉक्स एक दायरे में ही आ गए हैं। इनफैक्ट बाजार के साथ थोड़ा करेक्ट भी हो रहे हैं। क्या चल रहा है सर यहाँ पर? देखिए PSU स्पेस में जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो अडानी पावर हो या कुछ जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्लेस हैं, वो सब टाटा पावर हो, ये सब मुझे लगता है कि फुल्ली वैल्यूड है इन वैल्यूएशंस पे और वहाँ पे ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है। बट PSUs में मुझे लगता है NTPC वगैरह में, पावर ग्रिड में तो लॉन्ग टर्म स्टोरी काफ़ी इंटैक्ट है हमारे हिसाब से, बट NTPC में अभी भी वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हैं और जैसे जैसे रिन्यूएबल का उनका जो फोकस है वो और ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ से और वैल्यूएशन में अपटिक आने की जगह वहाँ रह जाती है। तो ये है आपके लिए पावर स्टॉक्स। देखते हैं, कल थोड़ा एंड में बाउंस बैक जरूर इनकी तरफ से आया था। आज ये कितना सस्टेनेबल है इसी पर बनेगा सवाल। सिप्ला फार्मा स्टॉक्स में थोड़ा हमने पॉजिटिव एक्शन देखा है। बंसल जी, DNDI के साथ इन्होंने एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट लॉन्च किया है साउथ अफ्रीका में। HIV बीमारी जो बच्चों को है उसके एक ट्रीटमेंट का ये ड्रग है। जरा सिप्ला पर अपनी राय दें। कल 1% ऊपर बंद हुआ था। देखिए दीपांशु, स्टॉक साइडवेज जोन में चल रहा है और फार्मा के अंदर देखें जहां दूसरे फार्मा स्टॉक्स में वीकनेस है, यहाँ पे वीकनेस नहीं है। 950 एक मेजर सपोर्ट है, तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड की राय है 950 के स्टॉप लॉस के साथ। साइडवेज जोन के अंदर है और एक बार ये डाउनवर्ड चैनल से ब्रेकआउट दिखाएगा, ब्रेकआउट आएगा 970 के ऊपर। डाउनवर्ड चैनल से जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिले 970 के ऊपर, तब एक फ्रेश खरीदारी की राय होगी। ओके, तो 970 के ऊपर आने दीजिए, तब खरीदारी करेंगे। शरद जी, वैसे 2-3 दिनों से फार्मा में थोड़ा मोमेंटम बना है। इवन फॉरगॉटन फार्मा नेम्स जैसे कि ऑरोबिंदो या ग्लेनमार्क, स्ट्राइड्स में भी हमने पिछले दिनों कुछ तेजी देखी थी। फार्मा में थोड़ा रोटेशन एक्सपेक्ट करें ओवरसोल्ड लेवल से और डिफेंसिव नेचर की वजह से? जी, अक्रॉस द बोर्ड तो नहीं, बट मुझे लगता है जैसे डॉक्टर रेड्डी है या छोटे स्टॉक्स हैं जैसे ऑरोबिंदो फार्मा है या आरती ड्रग्स है, ये ऊपर से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं और फ्यूचर स्कोप इनमें काफ़ी अच्छा है।
एक दो क्वार्टर हो सकता है आपको रॉ मटेरियल प्रेशर वगैरह की वजह से थोड़ा बहुत और सबड्यूड नेचर दिखाई दे, बट जैसे जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्चेस वगैरह आते हैं और तो वैसे वैसे यहाँ काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने मिलनी चाहिए। अब के लिए कुछ फार्मा नेम्स स्पेशली रेड्डीज को रेडार पर रखेगा, ये स्टॉक थोड़ा एक्शन में आ सकता है। आईटीडीसी, सुमित जी इसका चार्ट देखें, वैसे तो कमजोर रहा है, कल क्लोजिंग से पहले एक स्पाइक आया था और नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद आईटीडीसी के, कोई राय इस पर? आईटीडीसी में गिरावट देखने को मिल रहा है दीपांशु, कंटिन्यूसली एक फॉल आया है और अभी भी लोअर लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है। तो आईटीडीसी के अंदर जो अभी सपोर्ट है वो 300 रुपए के आसपास है। अगर ये लेवल टूट जाते हैं तब तो गिरावट और एक्सटेंड होगी और फिर और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे और फिर 275 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तेजी स्टॉक के अंदर बनेगी जब ऊपर में एक बार 315 320 के ऊपर सस्टेन करेगा। बाइंग 315 320 के ऊपर ही करनी चाहिए, नहीं तो वेट एंड वॉच करें। ओके, तो 315 320 का लेवल क्रॉस करने दें, फिर ही आप आईटीडीसी पर डालें नजर, ये भी फोकस में रहेगा नतीजा आने के बाद।